नमस्कार दोस्तों। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है और ना ही किसी का मन की भावना को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। ये घटना है 2013 की। इस घटना को सुनने के बाद आपकी आंखों से भी आंसू निकल जाएंगे और शायद इस सच्ची घटना के बारे में आपने पहले भी सुना हो। जाहिर है इतनी दरिंदगी और हैवानियत का ये वाक्य किसी को ना पता हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जज और वकील जब इस मामले में सुनवाई कर रहे थे, तब ये दरिंदगी का सबसे बड़ा हैवानियत का मामला जो है दर्ज हुआ है, ऐसा जज ने घोषित भी किया है। तो ये मामला है दिल्ली के नरेगा का। नरेगा में रहने वाली प्रीति राठी। 2013 की ये बात है, 1 मई 2013। प्रीति राठी के लिए दिन बेहद ही खास था, बेहद ही खुश होने वाला था। दिल्ली से प्रीति राठी बाहर जाने वाली है और इसके लिए वो बेहद खुश थी, थोड़ा सा घबराहट भी थी। और 23 साल की उम्र में प्रीति राठी ने वो कारनामा करके भी दिखाया है, जिससे उसके पूरे परिवार पर उसे नाज है। दरअसल प्रीति राठी जो है, नर्सिंग की पढ़ाई उसने दिल्ली में ही की है और उसका सपना था कि वो आर्मी ऑफिसर में एक नर्सिंग की जॉब जो है हासिल करे, और उसने ऐसा किया भी। उसने नर्सिंग के लिए अपनी पढ़ाई पूरी करी, अच्छे अंकों से उसने पढ़ाई को पूरा किया। उसके बाद उसने एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम में वो ना कि सिर्फ पास ही हुई, उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग भी हो गई। ज्वाइनिंग हुई नेवी में। नेवी के एक नर्सिंग ऑफिसर के रूप में जो प्रीति राठी है वो सेलेक्ट अगर जो प्रीति राठी है उसको मुंबई के कोलाबार में रिपोर्ट करना है, बकायदा उसे ड्यूटी ज्वाइन करनी। और इसी वजह से प्रीति राठी दिल्ली से पहली बार बाहर जा रही थी और उसे छोड़ने के लिए पिता अमर सिंह और जो उनके चाचा हैं और चाची हैं वो भी प्रीति राठी के साथ जा रहे हैं। अब प्रीति राठी निज़ामुद्दीन स्टेशन पर आ जाती है, उसका परिवार आ जाता है उसके साथ, और ट्रेन में बैठने के लिए सभी बड़े उत्सुक हैं, खुश हैं। अब सभी लोग जो है ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद वो देखते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, भीड़ भाड़ है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी उस दिन ट्रेन में। और उसके बावजूद एक नकाबपोश लड़का जिसने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था, सिर पर कैप लगाए हुआ था, और वो प्रीति राठी को घूर रहा था। वो कभी अपनी सीट पर बैठ रहा था तो कभी वॉशरूम जा रहा था। वो ऐसे ही करते करते प्रीति राठी के परिवार वालों के आंखों में आ चुका था। जाहिर सी बात है, अगर कोई लड़का किसी लड़की को देखता है तो उसके परिवार वाले जो है सतर्क हो जाते हैं, तो वो सतर्क हो गए थे। इसी वजह से वो पूरा ध्यान रख रहे थे। उसके बाद रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। अब 2 मई 2013 का ये दिन है जब जो ट्रेन है अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती है और रुकती है मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर। अब बांद्रा स्टेशन आ जाता है और वहाँ पर प्रीति राठी और उसका परिवार जो ट्रेन से उतर जाते हैं। अब जो प्रीति राठी है वो भी ट्रेन से उतर जाती है, मगर जो प्रीति प्रीति राठी होती है उसके पिता होते हैं और उसके जो चाचा होते हैं, चाची जी होते हैं, वो बड़ी ही स्पीड से चल रहे थे। प्रीति राठी थोड़ा सा थकान महसूस कर रही थी, इसी वजह से वो थोड़ा सा धीरे चल रही थी। लेकिन जैसे ही प्रीति राठी ने देखा उसके जो पिताजी हैं और चाचा जी चाची जी हैं वो काफ़ी आगे निकल गए हैं, तो जो प्रीति राठी है वो अपने कदमों को तेज़ बढ़ाती है और उनके पास पहुंचने की कोशिश करती है। तभी उसके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा, और वो हाथ किसने रखा ये देखने के लिए जब प्रीति राठी पीछे मुड़ती है, तब वही नकाबपोश लड़का उसके सामने खड़ा होता है। वो जब तक कि प्रीति राठी कुछ समझ पाती, कुछ बोल पाती, उससे पहले ही वो नकाबपोश लड़का जो है एक डब्बा निकालता है और प्रीति राठी के फेस पर कुछ फेंक देता है। अब प्रीति राठी जोर जोर से चिल्लाने लगती है,
आसपास के लोगों को पता लगता है। पिताजी, चाचा जी और चाची जी भागकर उसके पास आ जाते हैं। अब प्रीति राठी के कपड़ों पर भी कुछ जो चीज़ उसने लड़के ने फेंकी थी वो उनके हाथ पर गिर जाती है और तब उन्हें पता चलता है कि ये एसिड अटैक हुआ है। अब प्रीति राठी पर एसिड अटैक होता है तो तुरंत ही उसे पास के जो रेलवे स्टेशन के मास्टर ऑफिस होता है वहाँ पर ले जाया जाता है। तब वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है समीर नाम का, फटाफट उस डब्बे को देखता है। उस डब्बे में से कुछ चीटे जो है समीर के हाथों पर भी गिर जाते हैं। समीर सिर्फ देखता है कि उससे बहुत जलन हो रही है, उसे पता चलता है कि ये एसिड अटैक है। तभी जो समीर सैफ होता है उस लड़के के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है जो नकाबपोश होता है, और वो बोलता है सलमान, सलीम, पकड़ो उसे। तब उस लड़के के साथ उसके जो दोस्त होते हैं सलमान और सलीम भी होते हैं। अब नकाबपोश जो होता है उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन जो नकाबपोश लड़का होता है वो भाग जाता है, लेकिन उसका जो नकाब है वो हट जाता है, जिससे समीर, सलीम इन सब को उसका चेहरा जो है दिखाई दे जाता है। अब स्टेशन मास्टर के ऑफिस से प्रीति राठी को भावा हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जो भावा हॉस्पिटल होता है वो काफ़ी दूर होता है। इसी वजह से प्रीति राठी को गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसके बाद जो डॉक्टर्स की टीम है उसे बुलाया जाता है, लेकिन वहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ अभी अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर कोई बर्न डिपार्टमेंट नहीं बना हुआ है। इसी वजह से प्रीति राठी को वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेली। और अब पुलिस आ जाती है, और पुलिस आने के बाद जो समीर है, समीर को भी हॉस्पिटल लाया जाता है, क्योंकि उसके हाथ पर भी जो एसिड के छींटे हैं वो पड़े होते हैं, लेकिन उस पर उतना ज़्यादा नहीं होते, तो वो जल्दी से उसको पट्टी वट्टी जो भी उनका इलाज होता है कर दिया जाता है। और पुलिस समीर को अपने साथ लेकर घटनास्थल पर आ जाती है और पंचनामा लिखना शुरू कर देती है। और इधर जो प्रीति राठी होती है गुरु नानक हॉस्पिटल में उसे जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी, इसीलिए उसे तुरंत वहाँ से प्रीति राठी को मसीना हॉस्पिटल लाया जाता है और उसका इलाज जो है शुरू कर दिया जाता है। लेकिन मसीना हॉस्पिटल में भी उसका इलाज अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि जो प्रीति राठी होती है उसने जो एसिड अटैक हुआ था उस टाइम जो एसिड होता है वो निगल लिया था, और जिस वजह से उसके जो फेफड़े हैं, गर्दन है, अंदर से जल चुके थे, तो उसकी जो हालत है वो गंभीर होती जा रही थी। अब ये एसिड अटैक का मामला है और पूरे देश में फैलता जा रहा था। न्यूज़ चैनल्स इसको दिखा रहे थे और पूरा जो देश है वो रोष में था, गुस्से में था, और एसिड अटैकर को पकड़ने के लिए रैलियां निकाली जा रही थी, और एसिड अटैकर को फांसी दी जाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन एसिड अटैकर अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। तभी 4 मई 2013 को एक लड़के का तनु होती है जो प्रीति की बहन होती है, उसे कॉल आता है कि प्रीति जो है कैसी है। पूछा जाता है तो उसका नाम जो है पवन कुमार होता है। पवन कुमार पूछता है इस सब बारे में। तब जो तनु होती है वो अपने पिता अमर सिंह को बताती है कि किसी पवन कुमार का कॉल आया है कि प्रीति कैसी है। तभी पुलिस एक्टिव होती है और पता लगाती है कि ये पवन कुमार कौन है, इसने कॉल क्यों किया है। कहीं ना कहीं शायद ये वही एसिड अटैकर है जो पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि प्रीति जिंदा है या मर गई। उसके बाद पवन कुमार को 9 मई 2013 को पकड़ लिया जाता है, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और उसके बाद उससे जांच पड़ताल की जाती है, पूछताछ की जाती है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। पवन कुमार के खिलाफ कोई भी जो कार्रवाई है वो नहीं होती। उसके बाद जो अमर सिंह है, प्रीति राठी के पिता हैं, वो पता करवाते हैं, अपने लेवल पर जांच करवाते हैं कि जो पवन कुमार है वो जिस दिन एसिड अटैक हुआ था वो कहाँ था। लेकिन पता चलता है एसिड अटैक के दिन जो पवन कुमार है वो रोहतक में ही था, वो कहीं बाहर नहीं गया, या वो ट्रेन में सफ़र नहीं कर रहा था, या मुंबई या दिल्ली कहीं भी आसपास नहीं था। उसके बाद इस जांच को पुलिस कितने
अच्छे से निभा रही है या जांच कितने अच्छे से कर रही है, ये आप पता खुद ही सोच सकते हैं कि उन्होंने जब यही पता नहीं किया था अभी तक, जो अमर सिंह हैं, प्रीति राठी के पिता हैं, उन्होंने ये सब पता किया, तो जाहिर सी बात है पुलिस अपना काम अच्छे से नहीं कर रही थी। उसके बाद पुलिस समीर, सलमान और जो उस टाइम मौजूद थे लोग रेलवे स्टेशन पर, उनसे पता करती है और एक स्केच बनवाती है। स्केच बनवाती है और प्रीति राठी को ये स्केच दिखाया जाता है। जो प्रीति राठी होती है बहुत हिम्मत वाली लड़की होती है, इसी वजह से वो बोल नहीं पा रही, लेकिन फिर भी वो लिखने की कोशिश करती है, लिखकर बात करती है। जब स्केच दिखाया जाता है तो उसमें वो 3 नाम लिखती है, अंकुर, सत्यम। जब ये नाम लिखा जाता है तो उसमें पवन कुमार का भी नाम शामिल होता है और अब पवन कुमार पर जो शक है वो और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। इधर प्रीति राठी की जो हालत है उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा था। अब उसे बॉम्बे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इतना बड़ा एसिड अटैक जो एक लड़की पर हुआ है, इसी वजह से भारत की जो जनता है वो दबाव बना रही थी और अच्छे से अच्छा जो है हॉस्पिटल में प्रीति राठी को इलाज मिले, इस बात का पूरा अनुमान भी लगाया जा रहा था। अभी बॉम्बे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है, तभी सरकार एक अच्छी सी डॉक्टरों की जो टीम है वो बना देती है। उसके बाद प्रीति राठी का इलाज चलता है, सर्जरी चलती है और उसके बाद भी प्रीति राठी जो है पूरा हौसला दिखा रही थी, जीने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन करीबन 2 महीने बीत चुके थे, डॉक्टरों के हाथ से बात निकलती जा रही थी और 1 जून 2013 को प्रीति राठी दिल की धड़कन रुकने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। और अब जनता का जो गुस्सा होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और एसिड अटैकर को फांसी देने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाती है। उसके बाद प्रीति राठी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, पोस्टमार्टम करवाया जाता है, लेकिन जो प्रीति राठी के घर वाले हैं वो अंतिम संस्कार नहीं करते और जो प्रीति राठी की बॉडी होती है उसे दिल्ली की सड़कों पर एक धरना रखा जाता है, वहां पर लाया जाता है। उसके बाद सीबीआई की जांच की मांग की जाती है। सीबीआई की जांच की जो मांग है वो स्वीकार कर ली जाती है और प्रीति राठी का अंतिम संस्कार कर सीबीआई की जांच शुरू हो जाती है, लेकिन जो पवन कुमार होता है उसके बारे में कोई भी सबूत नहीं मिल रही कि उसने एसिड अटैक किया है या नहीं किया है। उसके बाद जो अमर सिंह राठी होते हैं, प्रीति राठी के पिता अमर सिंह सीआईडी की जांच की मांग करते हैं। सीआईडी मुंबई की जांच की मांग स्वीकार कर ली जाती है। सीआईडी मुंबई जैसे ही उनके हाथ में ये मामला जाता है, सीआईडी मुंबई सबसे पहले प्रीति राठी के घर जाती है। प्रीति राठी के घर जाती है, सभी से बातचीत की जाती है। बातचीत करने के बाद जो सीआईडी होती है मुंबई की, वो पूरे रिश्तेदारों से बात करती है। रिश्तेदारों में एक ऐसा भी शख्स होता है जो बताता है पास ही में एक अंकुर नाम का लड़का रहता है, वो प्रीति राठी से एक तरफा प्यार करता था और उसी से शादी भी करना चाहता था, उसी से वो शादी करने की जिद कर रहा था। आगे बताया जाता है जो ये अंकुर नाम का लड़का होता है, इसने प्रीति राठी को प्रपोज भी किया होता है। प्रपोज करने के बाद प्रीति राठी मना कर देती है और इसके बाद जो अंकुर होता है वो बार बार प्रीति राठी को धमकियां देता है, अंजाम सही नहीं होगा ऐसा कहकर वो धमकियां देता रहता है। इसके बाद सीआईडी मुंबई जो होती है वो अंकुर को उसके घर से उठा लेती है और पूछताछ किया जाता है कि 1 मई 2013 को तुम कहाँ थे। जो अंकुर होता है वो बात को इधर उधर घुमाता है, लेकिन अच्छे से जवाब नहीं दे पाता। और दूसरा जो अंकुर होता है उसके हाथ पर एसिड अटैक के जो धब्बे होते हैं वो भी दिखाई दे जाते हैं। एसिड अटैक उसके हाथों पर हुआ है, ये साफ दिखाई दे गया था। शायद हो सकता है इसी ने एसिड अटैक किया है, इसी वजह से जो एसिड है इसके हाथों पर भी है। अब जो सीआईडी होती है उसको पूरा पुख्ता यकीन हो गया था कि कहीं ना कहीं इस अंकुर का हाथ अब जरूर से मुंबई लाया जाता है, सख्ती से पूछताछ की जाती है और अंकुर
अपना जो सारा वाक्य है वो सुनाता है। वो दरअसल बताता है कि मैं प्रीति राठी से बहुत प्यार करता था और मैंने उसे प्रपोज भी किया, लेकिन उसने मना कर दिया। अब उसने नेवी में एक अच्छी जॉब भी हासिल कर ली थी, गवर्नमेंट जॉब जो है। और उसके बाद जो वो अंकुर है, अंकुर के घर वाले भी उसे बेरोजगार बोल रहे थे, उसे ताना मारते थे। और इस तरफ से प्रीति राठी ने भी उसे मना कर दिया था। इसी वजह से वो गुस्से में था और गुस्से में होने के कारण उसने इतना बड़ा कदम उठा। और अब आसपास के जो लोग थे उन सबको ये पता चल चुका था कि जो प्रीति राठी है उसको गवर्नमेंट जॉब नेवी ऑफिसर में जो है गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है, नेवी ऑफिसर वो बन चुकी है। 1 मई को वो मुंबई जाएगी, ऐसे ऐसे ट्रेन में जाएगी। ये बात अंकुर को भी पता चली, साथ में अंकुर भी उस ट्रेन में चढ़ गया। अब वो वहां पर बैठा रहा, अंकुर प्रीति राठी को देखता रहा और ये बात उनके घर वालों को पता चली, तब वो सचेत हो गए। अब जो अंकुर है वो बताता है कि मैं वॉशरूम जो होता है ट्रेन का, वहां पर भी गया था, वहां पर मैं खड़ा रहा था कि मुझे लगा शायद प्रीति राठी वहां पर आए और मैं एसिड अटैक करूं, लेकिन प्रीति राठी जो है वहां पर नहीं गई। उसके बाद सुबह हो जाती है, वो नीचे उतरती है, सभी लोग नीचे उतर जाते हैं। पिता, चाचा और चाची उससे काफी दूर निकल चुके थे, प्रीति राठी पीछे रह चुकी थी। इसी वजह से वो एसिड अटैक कर पाया और उसने उसी टाइम उस बात का फायदा उठाया और प्रीति राठी को इतना दुख दिया। अब अंकुर जो है वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है, लेकिन अब बात सामने है सबूत जुटाने की। पुलिस सबूत जुटाती है, लेकिन बड़ी मुश्किल से कोई सबूत अभी तक हाथ नहीं लगा था। अब उससे बात किया जाता है कि तुम एसिड कहाँ से लेके आए, तो उसने बताया कि मैं मुकेश पागवार नाम के एक दुकानदार है वहां से लेके आया। मुकेश पागवार से जब बात की जाती है तो वो बताता है कि जो अंकुर होता है उसने मुझे बोला कि मैं एक शॉप करूंगा, तो वो बहुत सारे जो है मुझसे एसिड खरीदेगा, लेकिन उसने पहले बोला मुझे कि मैं कुछ सैंपल जो है देखना चाहता हूँ। तो उसने हॉर्लिक्स के डब्बे में 2 लीटर उसे एसिड जो उसने 1 मई 2013 को उसकी जो लोकेशन है निज़ामुद्दीन स्टेशन पर ही पाई जाती है। उसका पता लगाया जाता है, उसकी जो लोकेशन है उसी जगह होती है जहाँ पर प्रीति राठी होती है। अब जो अंकुर होता है उसका चेहरा सलमान समीर ने देख लिया होता है, तो अब पुख्ता सबूत जुटाने के लिए सलमान समीर को बुलाया जाता है और परेड करवाई जाती है। 3-4 लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया जाता है और पता किया जाता है कि उन्होंने ये वाकया में देखा है या नहीं। तो वो तुरंत ही पहचान लेते हैं कि हाँ, इसी लड़के ने एसिड अटैक किया है। तभी उसके बाद चार्जशीट जो है फाइल कर दी जाती है। और देखिए, आपका ये बात सुनकर बड़ा खून खोल उठेगा। जब भी वो कोर्ट में सुनवाई के लिए आता, विक्ट्री का साइन दिखाया करता था और बड़ी ही चेहरे पर मुस्कुराहट रखता था। और उसके बाद ये जब भी पिता अमर सिंह या प्रीति राठी के घर वाले इस बात को देखते तो उनका खून खोल। पुलिस के 37 गवाह पेश किए जाते हैं, 37 गवाह पेश किए जाते हैं और जो जज होता है वो 300 धारा 302 और 327 बी के तहत उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन फांसी की सज़ा सुनाने के बाद भी उस अंकुर नाम के व्यक्ति के माथे पर एक सिकन तक नहीं थी, तब भी वो मुस्कुरा रहा था और विक्ट्री का साइन ही दिखा रहा था। इस मामले को सुनाते हुए जज साहब ने घोषित किया कि महिला के खिलाफ होने वाली सबसे बड़ी दरिंदगी, सबसे बड़ी हैवानियत है इस केस में। और जज साहब बोलते हैं कि अगर प्रीति राठी ने अपना चेहरा देख लिया होता तो वो शायद दोबारा भी इसे देखकर मर जाती। इतनी बुरी हालत एसिड अटैक की वजह से उस अंकुर ने प्रीति राठी की थी। वो इतना पत्थर दिल इंसान है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा। ये पहला एसिड अटैकर है जिसे फांसी की सजा सुनाई गई। आपकी इस मामले में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।